Good afternoon, students. Today our topic is our third chapter from the Diary of a Young Girl. कल हमने एक्सीलेंट फादर कंप्लीट किया था, आज उसी का थर्ड टॉपिक मैंने लिया फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक. आर यू लिसनिंग मी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, हम स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इस टॉपिक का. फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. डायरी क्या है? यंग गर्ल तो पता है आपको, एक जवान नौजवान लड़की. ये डायरी क्या होती है? हम कहेंगे एक कॉपी हमारे पास. जैसे आपके स्कूल्स में सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, अक्सर जो आपको मॉर्निंग असेंबली में सुबह टॉपिक्स बताए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए. उस पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखो, उनको बार बार रिपीट करो, पढ़ो तो आपको पता चलेगा टॉपिक का. ये डायरी जो है एन फ्रैंक ने लिखी हुई है. एन फ्रैंक जो थी वो डायरिस्ट थी. डायरिस्ट क्या होता है? जो डायरी लिखता है. जैसे नॉवल लिखने वाले को नॉवेलिस्ट कहते हैं, ड्रामा लिखने वाले को ड्रामेटिस्ट बोलते हैं. जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था एन एक्सीलेंट फादर, वो नॉवल थी और ये जो है ये डायरी से लिया गया. मैं थोड़ा सा आपको एन फ्रैंक के बारे में बताती हूँ. एन फ्रैंक जो है ये एक ज्यू लड़की है. क्या आप बच्चों को पता है ज्यू क्या होता है? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा. गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा. बच्चों आपको पता है ज्यू क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? चलिए मैं ही बता देती हूँ. ज्यू मीन्स यहूदी. ये यहूदी लड़की थी. ये रहती थी जर्मनी में. जर्मन थी ये, यहूदी लड़की थी. मैं आपको इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूंगी, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ इस लड़की के बारे में. ये लड़की जब पैदा हुई तो अपने बचपन में ही इसने सेकेंड वर्ल्ड वार देखी. हिस्ट्री में आप लोगों ने वर्ल्ड वार्स के बारे में पढ़ा होगा, वो चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड वार सेकेंड का बताऊं. ये शुरू कब हुई थी और खत्म कब हुई थी? 1939 में ये शुरू हुई थी और 1945 में ये खत्म हुई थी. उसी टाइम पीरियड में इसने अपने बचपन में ही वर्ल्ड वार सेकेंड देखी. खून खराबा देखा, ब्लड शेड देखा, लोग मरते थे, मारते थे, यही मारपीट उसने देखी. और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 12 जून 1929. ये इसका बर्थ डेट है. ठीक है. 1929 और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुकी थी. उस वक्त हिटलर का दौरा था. आप लोगों ने पढ़ा होगा जो नाजिज्म वगैरह था, हिटलर का दौर था. तो हिटलर ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने ज्यूस हैं उनको मार दो. तो जहां जहां ज्यू लोग उनको मिलते थे वो ज्यूस को मार देते थे. ये लोग जो है जर्मनी से चले गए बचने के लिए, वहां से चले गए और ये शिफ्ट हो गए नीदरलैंड में. ठीक है. जब ये नीदरलैंड में पहुंचे, वहां पर भी कुछ देर रहकर फिर कुछ देर ये अपनी दो बहनें थी, ये अपनी दादी के साथ रहने लगी. कुछ देर के बाद दादी की डेथ हुई, वो एक नेचुरल डेथ थी. फिर ये वापस आ गए नीदरलैंड में. जब ये नीदरलैंड में वापस आए तो वो क्या वहां पर भी उनको पीछे पड़ गए ये जो नाजीज थे. उनकी खबर आगे दे दी. तो अपनी जान बचाने के लिए ये कहाँ चले गए? जहां पर उनके फादर का ऑफिस था.
उसी बिल्डिंग में छोटा सा एक कमरा था, वहां पर ये रहने लगे और ये 2 साल तक छुपे रहे। हमारे पास लिखा हुआ है आफ्टर 2 years in hiding the group was betrayed। फिर अपने ही कुछ लोगों ने इनका धोखा दिया, इनकी खबर जो है वो आगे तक पहुंचाई। तो हिटलर ने कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जहां पर इनको रखा जाता था। जब इनकी खबर दी गई तो इनको ले जाया गया उस कंसंट्रेशन कैंप में। वहां पर पहले एन फ्रैंक की बहन की डेथ हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद डेथ हो जाती है हमारी एन फ्रैंक की। अभी मैंने डायरी शुरू नहीं की, अभी मैं चैप्टर भी बता रही हूँ आप लोगों को। सब लोग मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको एन फ्रैंक का। जब इसकी डेथ वहां पर हो जाती है, ये बीमारी थी, हम टाइफस पढ़े या टिफस पढ़े, किस चीज से उसकी डेथ हो जाती है? ये क्या था? ये एक इंफेक्शियस डिजीज थी जो फ्लाइज से, रेड्स से, ये जो जुएं जो सर में होती हैं उन जुओं वगैरह से जो फैलती थी। क्योंकि ये कंसंट्रेशन कैंप्स जो होते थे इनमें कोई सफाई वगैरह नहीं, वहां तो समझो एक किस्म के कैदियों को रखा जाता था। तो ये एन फ्रैंक भी वहीं पर थी। तो विद इन द स्पैन ऑफ 2 years वहां पे रहने के बाद ये लोग, इनकी डेथ हो गई। उसके बाद बचा तो उनका फादर, इनकी मदर भी पहले ही चली गई थी, फिर इनके फादर ने कहीं और शिफ्ट कर लिया था। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डायरी जो है एन फ्रैंक की डायरी, ये इतनी ज्यादा मशहूर हुई। हालांकि आगे आप देखोगे इस लड़की का लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम रहा है। 16 साल तक ही ये जी है। 29 में ये पैदा हुई और 45 में इसकी डेथ हो गई। बहुत ही कम टाइम स्पेन, 16 साल। लेकिन 13 साल की उम्र में इसने डायरी लिखनी शुरू कर दी। वो डायरी इतनी पॉपुलर हुई, इसके फादर ने इसको पब्लिश करवाया इसकी डेथ के बाद। वो डायरी कई जबानों में पब्लिश हुई। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन डच लैंग्वेज, लेकिन उसके फादर ने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस में उस डायरी की ट्रांसलेशन हुई और मूवीज की सूरत में भी हमारे सामने ये डायरी जो है वो मौजूद। ठीक है, आप लोगों को समझ आया इतना? HHS गोहा मरमत, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ना कर दीजिए म्यूट अब। मैं थोड़ा सा पहले आप मेरी रीडिंग को देखिए। एंड टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, इट्स ऑन पेज नंबर 19। And talks to her friends about ordinary everyday things. Perhaps she is in search of a real friend to whom she can open her heart. She finds a friend and calls it Kitty. It is her diary in which she does not jot down the facts but also pen down her most intimate feelings. In this lesson, she also provides us a brief sketch of her life and her emotional association with her grandmother. She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Kissing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Kissing allow and to talk in the class. ये है चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैंने आपको एन फ्रैंक के बारे में बताया, उसकी लाइफ के बारे में बताया। अब हम चैप्टर के बारे में बताऊंगी। एन जो थी वो अपनी फ्रेंड्स से डे टू डे बातें शेयर करती थी। जैसे आप लोग अभी अपनी क्लास में, अभी जो बच्चे मेरे सामने हैं, वो अपने फ्रेंड्स से क्या बातें करते हैं? छोटे बच्चे, 13 साल, आप तो बड़े बच्चे हो, आपकी एज 13 से ऊपर है सबकी। 13 साल का बच्चा वो यही कहेगा, सुबह नींद से उठकर पहले मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया। कोई बच्चा कहेगा मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे घर वालों ने डांटा या प्यार किया।
मैं स्कूल आया, आज मैंने इंग्लिश का होमवर्क किया, मैथ्स का नहीं किया। अपने फ्रेंड्स से इंसान यही बातें शेयर करता है, यही बातें शेयर करता है ना। सिंपल सी बातें, सिंपल बातें इंसान अपने फ्रेंड्स से शेयर करता है। इसी तरीके से एन भी अपने फ्रेंड्स से अपनी डे टू डे लाइफ को डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन मैं कहूंगी कि एन को किसी पर भरोसा ही नहीं था। वो कहती थी मेरे नजदीक तो बहुत सारे दोस्त थे, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, सब हर एक इंसान है मेरे सामने, लेकिन मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ जिसके साथ मैं अपने दिल की बात जो है वो बता सकती हूँ। Perhaps she is in search of a real friend. शायद इस लड़की को किसी सच्चे दोस्त की तलाश थी, एक ऐसे दोस्त की तलाश थी to whom she can open her heart. अब open her heart का मतलब नहीं है दिल खोलना, बल्कि उसके दिल में जो उसकी बातें हैं, उसके जज्बात हैं, उसके एहसासात हैं, उनको बयान करना। आखिरकार she finds a friend and calls it Kitty. उसको एक फ्रेंड मिल गई। ये फ्रेंड हम आगे पढ़ेंगे, ये फ्रेंड कोई और नहीं था, ये एक डायरी थी जिसका नाम उसने रखा किटी। It is her diary in which she just doesn't jot down the facts but also pen down her most intimate feelings. इस डायरी पे ये सिर्फ अपने फैक्ट्स नहीं लिखती थी कि मेरे दिन में क्या हुआ, मेरी किसके साथ अच्छी दोस्ती हुई, मेरा किसके साथ झगड़ा हुआ, मैंने दिन भर क्या किया, मैंने टीवी देखा, मैंने मोबाइल देखा, मैंने क्या किया, वो चीज नहीं, बल्कि जो इसकी इंटीमेट फीलिंग्स होती थी, जो इसके जज्बात होते थे, जो ये किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, वो ये डायरी में लिखती थी। In this lesson, she also provides us a brief sketch of her life. अपनी जिंदगी के बारे में उसने कहा। हम कह सकते हैं ये जो एन फ्रैंक की डायरी है, इसको हम इसकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। क्या आप बच्चों को पता है ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एच.एस. गाजोत, एच.एस. गाजोत, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक, मुझे बताइए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? क्या आपने सुना है ये वर्ड ऑटोबायोग्राफी? एच.एस. गाजोत, कोई भी बच्ची उठ के बताएगी मुझे। मैम किसी की अपनी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, बच्चे लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अपनी लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। अब आप लोग अनम्यूट के बारे में अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन सेल्फ। जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगी, अपने बारे में, मैं कब पैदा हुई, मैंने क्या एजुकेशन ली, मैं कहाँ से पढ़ी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरा सब कुछ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और एक वर्ड होता है दूसरा, दैट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी हुआ जो हम दूसरे के बारे में लिखते हैं, जैसे हम अपने किसी लीडर के बारे में लिखेंगे, अपने किसी रिलीजियस पर्सन के बारे में लिखेंगे, दैट इज बायोग्राफी। तो इस चैप्टर को, इस डायरी को हम कह सकते हैं इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन फ्रैंक। उसने अपने बारे में बताया, अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने माँ बाप के बारे में बताया, अपने दोस्तों के बारे में बताया, एंड हर इमोशनल एसोसिएशन विद हर ग्रैंडमदर। और जो उसकी दादी थी, उसके साथ उसको कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी, वो हमें बताती है। उसके बाद उसने बताया a picture of classroom situation, जो आप लोगों का क्लासरूम है, जैसे आप लोग अपनी क्लासरूम्स में बैठे हैं, आपके सामने अपना टीचर है, इस वक्त मैं आपकी टीचर हूँ, वो एन फ्रैंक ने बताया, जिसमें उसने एक टीचर का जिक्र किया जो थे मिस्टर कीसिंग। आप यहाँ पे वर्ड देखते होंगे मैथ्स। अक्सर बच्चे आप में से क्या करते हैं, मैथ लिखते हैं, MATH आता है ना। जब भी आप लोगों का टेस्ट होता है, पेपर होता है, आप लिखते हैं मैथ। मैथ जो है वर्ड नहीं, यहाँ पर इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, दोबारा बताया कि आप समझ सको मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है या तो मैथमेटिक्स आपने पूरा लिखना है,
या तो आपने मैथ्स लिखना है। ठीक है, ये तो हट के बात थी। हम वापस आते हैं चैप्टर पे। मिस्टर कीसिंग, मैथ्स टीचर, इज अनॉयड विद हर। वो हमेशा चिड़चिड़े रहते थे मैथ्स के टीचर, क्योंकि एक टीचर को वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं होता क्लास में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, क्योंकि टीचर अपना बेस्ट लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और बच्चे बीच में शोर करते हैं। वो बच्चा, उस बच्चे से टीचर एनॉयड हो जाते हैं। और इसी तरीके से मिस्टर कीसिंग जो है वो एनॉयड थे। किससे किससे एनॉयड थे? एन फ्रैंक से। तो बड़ा समझाया उसको, लेकिन जब वो मानी नहीं बातें करने से, तो मिस्टर कीसिंग ने उनको एक एसे दिया लिखने के लिए, ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है। और कैसी बातें? कंटिन्यूअसली, बार बार मना करने पर भी वो जब चुप नहीं रहता, उसको कहते हैं चैटर बॉक्स। तो मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को बताया कि अब तू बातें तो बड़ी करती है, अब तो इस पर एक चैप्टर लिख कर आ, एक एसे लिख कर आ। She, however, justifies being a chatterbox in her essay. लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की थी, 13 साल की थी, तभी तो उसकी डायरी को इतने अवार्ड्स मिले, इतनी बुक्स पब्लिश हुई। तो उसने खुद को जस्टिफाई कर दिया being a chatterbox. That makes Mr. Keeling allow and to talk in the class. उसने इतना अच्छा ऐसे लिखा, इतना अच्छा लिखा कि उसका टीचर मजबूर हो गया उसको बातें करने के लिए, उसको अलो कर दिया कि तू क्लास में बातें कर सकती है। उसने जस्टिफाई किया कि बातें करना क्या होता है। इज इट क्लियर? बच्चों समझ में आया सबको? आप थोड़ा सा इसका ये पिक्चर देख लीजिए सब लोग। आपके पेज नंबर 19 पर स्टार्ट में ही एक पिक्चर बनी हुई है ना? ये पिक्चर जो है ये एन फ्रैंक की है, जो ली गई है 10 अक्टूबर 1942। ये फोटो जो है एन फ्रैंक ने खुद चढ़ाई है अपनी उस डायरी में, और लिखा है इस फोटो के बारे में, मैं चाहती हूँ जैसी मैं इस फोटो में दिख रही हूँ मैं वैसी रहूं हमेशा। यानी अगर हम इसको दूसरी तरफ दें तो अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रही है, कह रही है अगर मैं ऐसी ही पूरी जिंदगी रही तो फिर मेरा चांस होगा हॉलीवुड में एंट्री का। अब ये हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड हमारा है फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, तो जो हमारी फॉरेन की है दैट इज हॉलीवुड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने शक्ल भी देख ली एन फ्रैंक की। तो अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20, ओपन योर बुक एट पेज 20, लाइन नंबर 1। क्या आप में से कोई रीडिंग करेगा? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने में सबसे पहले रीडिंग इज वेरी नेसेसरी। Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Me, who is me in this text? Me कौन है? Me है एन फ्रैंक, the writer of this diary. ठीक है, मी का लफ्ज यहाँ पर मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि एन फ्रैंक के लिए इस्तेमाल हुआ है। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अगर इस टाइम मैं आप लोगों को बताऊं आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरी में लिखना क्या है। कुछ लोग हम ही में से सोचते होंगे कि डायरी पे कुछ कोई बम्बास्टिक वर्ड्स, कोई हैपनिंग, कोई कुछ लिखना है। बहुत सारे लोग लिखते होंगे आप में से भी डायरी, जो अपनी डे टू डे हैपनिंग्स उस पे लिखते हैं। बहुत सारे लोग डायरी में अपने पैसों का हिसाब रखते हैं। जैसे किसी के पास 1000 रुपीज है तो वो उस 1000 का हिसाब रखता है डायरी में,
कि मैंने 1000 कहाँ खर्चा किया, उसको दिखाना नहीं होता किसी को, बल्कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, वो तो पैसों का हिसाब। कुछ लोग डायरी लिखते हैं अपनी अम्यूजमेंट के लिए, अपने टाइम को पास करने के लिए। लेजर टाइम में डायरी लिखते हैं कि आज दिन में मैंने क्या किया, मैंने दिन में किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ, अपने आप को एनालाइज करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। एक अजीब व गरीब, वो सोचते हैं क्या लिखे, हमने ऐसा क्या कमाल किया। हाँ चलो ठीक है, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन लिख लेंगे रिजल्ट की डेट। आज जो है मेरा रिजल्ट आया और मैंने ऐसा किया, मैंने टॉप किया क्लास में। लेकिन एन ने जो शुरू किया था उसने बताया कि डायरी लिखना बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. कहती है एंफ्रे, ये इसलिए नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा। 13 साल की उम्र में एकदम से मुझे दिमाग में आया मैं डायरी लिखनी शुरू कर दूं। इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था। लेकिन ये सोचती है कि जब मैं लिखूं, ना तो फिर उस लिखने पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट होगा, ना ही किसी और को। कि ये 13 साल की लड़की, इसकी क्या सोच होगी, फजूल ही कुछ लिखेगी, ये खुद ही आपस में सोच रही है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। फिर खुद से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे खुशी होगी कि मैं लिखूं, या मुझे अच्छा लगेगा लिखना। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट। और मुझे नीड है इस चीज की, जो भी मेरे अंदर है, जो भी मेरे जज्बात हैं, जो भी मेरी बातें हैं, जो मैं किसी से बयान नहीं कर सकती, वो मैं किस पर लिखूं, डायरी पर लिखूं। ऑफ माय चेस्ट, मेरे अंदर जो भरा हुआ है, जो हम किसी के साथ बयान नहीं कर सकते, वो मैं उस डायरी पर लिख दूं। क्यों? उसने किसी से सुना था, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों में सब्र नहीं होता। ये तो हम लोगों को भी पता है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपनी दिल की बात किसी से कहूँ, वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को बता देगा। बात फैलने में मिनट नहीं लगेगा। इससे बेटर है। एन फ्रैंक के हिसाब से उसने भी किसी से सुना था कि कागज में बहुत सब्र होता है। और आप लोग भी ये हैबिट बना लीजिए, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए। जरूरी नहीं है आप इतनी दोस्ती बढ़ाओ, आप अपने दोस्तों से हर बात शेयर करो। आप एक डायरी रखो, एक हैबिट बनाओ, अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें सब उसी पर लिखो। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया वो भी लिख दीजिए, अच्छा किया वो भी लिख दीजिए। फिर आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि लोगों में सब्र नहीं है। अगर आपने कोई बुरा काम किया, फॉर एग्जाम्पल कोई करे ना ऐसा, आपने चोरी कर ली, किसी भी बच्चे ने चोरी कर ली, अब उसने अपने दोस्त को बताया। दोस्त पहले अंदर ही अंदर सोचेगा ये बच्चा चोर है, फिर अगर किसी को नहीं बोलेगा, किसी को नहीं, लेकिन 2-4 लोगों को आगे बता ही देगा। अगर आपने वो चोरी की चीज फिर उसको वापस भी की, आपने तौबा भी कर ली, वो चीज वापस भी रख ली, लेकिन उस दोस्त की नजर में आप फिर भी चोर ही हो। अगर आप इस बात की कसम भी खाओगे कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जिस दोस्त के साथ आपने अपनी चोरी की बात शेयर की थी, उसके मन में हमेशा रहेगा कि ये चोर। उसके बावजूद अगर आप वही बात कॉपी पे लिखते हो, डायरी पे लिखते हो, उसमें इतना सब्र है कि वो आपकी बात किसी से शेयर नहीं करेगा। समझ आया सबको? I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ये बात मुझे तब याद आई, ये उन दिनों की बात है जब मैं काफी डिप्रेस थी, बहुत ही दुखी थी, and was sitting at home with my chin
in my hands, मैं अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, ऐसे मैंने अपना हाथ अपनी चिन के साथ ऐसे रखा था, या ऐसे मैं बैठी थी और कुछ सोच रही थी, परेशान थी, bored and listless, बोर हो चुकी थी मैं, लिस्टलेस, मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझ में कोई एंथुजियाज्म नहीं था, कोई जोश नहीं था, इतनी भी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं उठती, wondering whether to stay in or go out. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं यहीं पर बैठी रहूं या बाहर चली जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. I finally stayed where I was. आखिरकार मैं वहीं बैठ गई जहां मैं थी. ब्रूडिंग, ब्रूडिंग होता है कोई गहरी सोच में कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा गहरा सोचना जो मुझे दुखी कर देता था. Yes, paper does have more patience. और इसकी ये यही सोच रही थी, क्या मैं डायरी लिखूं या नहीं लिखूं, लिखूं तो लिखूं क्या, अपनी परेशानियां इस पर लिखूं, अपनी बातें इस पर लिखूं, ये मैं आपको अपने से बता रही हूँ, क्या वर्ल्ड वार के बारे में लिखूं, अपनी फैमिली का लिखूं. Since I am not planning to let anyone else read this stripped back notebook grandly referred to as a diary, और ये भी नहीं चाहती थी कि इसकी डायरी को कोई पढ़े. इसने अपनी डायरी को कहा स्ट्रिप्ड बैक नोटबुक, पुराना रफ सा, जिसका जैसे हम लोगों आप लोगों के पास कॉपीज है, फिर काफी टाइम जब हो जाता है वो कॉपीज पुरानी जैसी हो जाती है, उनका कवर जो है वो स्ट्रिप्ड हो जाता है. Unless I should ever find a real friend, कहती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी डायरी को पढ़े जब तक कि मुझे कोई अच्छा साथी ना मिले. It probably won't make a bit of difference. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे कोई ऐसा साथी ना मिले जो मैं उस पर भरोसा कर सकूं, तब तक मेरी डायरी को कोई नहीं पढ़ना चाहिए. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. यह हमें अपने पॉइंट से वापस ले जाती है कि मुझे डायरी लिखने पर किसने मजबूर किया, किस चीज ने मुझे उकसाया डायरी लिखने पर. वो ये चीज थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं था. ऐसे तो हमें लगेगा कि ये बेचारी अकेली थी. यहां तक जब मैंने पढ़ा या आपको पढ़ाया, मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि इसका दुनिया में कोई है ही नहीं, ये बिल्कुल अकेली है. तभी ये अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती. आप लोग स्कूल से जब घर जाते हो, आप अपने घर वालों के साथ स्कूल की बात करते हो. आज आप घर में जाके पक्का बोलते होंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लास लगी है, हमें कोई नए ही टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग तो हमें जानते नहीं ना थे, हमें नए ही टीचर पढ़ाते हैं. आप ये बातें अपने घर वालों से शेयर करते हो, लेकिन ये जो एन फ्रेंड थी, ये बात भी किसी से शेयर नहीं करती थी. तो हमें ऐसा ही लगेगा ना ये अकेली थी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है. इसको भरोसा किसी पर नहीं था, हालांकि इसकी कोई वो बड़े राज नहीं थे जो वो किसी से बयान करना चाहती. समझ आया? Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कहता चलो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये मैं क्लियर करती हूँ आपको कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की एक दुनिया में बिल्कुल अकेली होगी. कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इसके घर में कोई नहीं है, लेकिन उसके चाचा चाची, मामा मामी, कोई रिलेटिव, कोई नेबर, कोई दोस्त, वो तो हो ही सकते हैं. और साथ में कहती है एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूं. आप लोग ऐसा नहीं समझना कि 13 साल की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और साथ में ये बात क्लियर करती है कि मैं अकेली नहीं हूं. आई हैव लविंग पेरेंट्स. मेरे माँ बाप हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. मेरी 16 साल की बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और कोई 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त जो है वो कह सकती हूँ. आई थिंक टाइम जो है वो खत्म हो गया मेरा.
यहाँ तक हम आज करते हैं, इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की समझ में आया? सब लोगों को? सभी स्कूल जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए